हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लास पर। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने CUET का अकाउंटेंसी कोड नंबर 301 का यूनिट 4 खत्म किया था। यूनिट 4 कौन सा था? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसमें हमने क्या क्या आपको दिए थे, तो आपको याद होगा उसमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था, उसके बाद असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ MCQs थे। तो ये सारे कंटेंट जितने भी अभी तक आपने यूनिट पढ़े होंगे, चाहे वो सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको हर एक यूनिट में इंडिविजुअली यहां से दिया गया है। ठीक, आज इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एक नए यूनिट को लेके आते हैं, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है। आपकी बुक में सेकंड बुक याद कीजिए, पार्ट बी। कई बच्चों की पार्ट बी में होगा, कई बच्चों के पार्ट ए में होगा। अकाउंटिंग ऑफ शेयर, जो कंपनीज अकाउंट है, कंपनीज अकाउंट जहां पे शेयर्स और डिवेंचर्स पढ़ते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और बहुत सारे बच्चे जानने की कोशिश में तो होते हैं कि शेयर्स को खरीदा कैसे आता है, बेचा कैसे आता है, होता क्या है ये, लेकिन साल भर पढ़े होगे और सबसे ज्यादा दिक्कत भी इसी में होगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी बच्चों को दिक्कत होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये चैप्टर है बहुत अच्छा, बहुत आसान सा है। लेकिन वही बात जो मैं हमेशा बोलते आया हूं, क्या? कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं चैप्टर्स के, तब तो आपके लिए हर एक चैप्टर अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे हैं, तब आपको पता ही नहीं है कि फॉर फ्यूचर क्या है, इश्यू क्या है, अलॉटमेंट पे कैसे अमाउंट जाएगा, एप्लीकेशन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, क्या क्या चीजें आपको पता ही नहीं है, तो बताओ फिर आंसर कहां से दोगे? जब आज तक समझे ही नहीं हो तो आंसर दोगे कहां से? नहीं दे पाओगे। तो इसलिए थोड़े से देखो, है क्या, अभी इतना टाइम है नहीं कि ये पूरा चैप्टर समझाया जाए। जिन्होंने भी पढ़ा होगा उनको ये पता होगा कि ये चैप्टर कितने दिनों तक जाता है। उन्होंने क्वेश्चंस भी लगाए होंगे, कम से कम मिनिमम 15 से 20 दिन तो लिया ही होगा, मिनिमम लिया होगा ना। तो 15-20 दिन की चीज अगर हम यहां पे इसी को पढ़ाएंगे तो इंट्रेंस तक हम इसी को पढ़ाते रह जाएंगे। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ज्यादातर चीजें तो आपने साल भर में पढ़ी ही होंगी, सिर्फ जो उसमें पॉलिश है ना, वो थोड़ी बहुत पॉलिश में दे देता हूं। ठीक है, इसके बाद आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो मैं ये चैप्टर बहुत डिटेल में लेके आऊंगा, एक एक टॉपिक को डिटेल में लेके आऊंगा। तो फिलहाल आपके लिए स्टार्ट किया जाता है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे CUET में आने वाले टॉपिक्स को। क्या देखेंगे बच्चों? CUET में आने वाले टॉपिक्स को। इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे? पहला टॉपिक क्या लिखा है? शेयर्ड कैपिटल, उसकी मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर पूछ ले जाए शेयर क्या है, सर शेयर क्या है? शेयर मतलब शेयर, यही तो बोलोगे ना। नहीं तो एक आध दो बच्चे डेफिनेशन उनको याद होगी, वो बता देंगे, जो लिख के आएंगे वो बता देंगे, या जो भी आपको याद होगा आप वो बताओ। बट अगर जनरली पूछ ले जाए शेयर क्या है, तो क्या है बताओ भाई? ये क्या है? पेन है, अगर मैं इसको काट दूं तो इसका एक हिस्सा हो गया, बस यही एक शेयर। चॉकलेट है, चॉकलेट को तोड़ के जब खाते हैं तो एक जो पार्ट निकलता है वो क्या है? शेयर। इसी तरीके से यहां भी शेयर, जो कंपनी का भी शेयर होता है, वो भी किसी ना किसी चीज का पार्ट होता है। अब वो किस चीज का पार्ट होता है? तो कंपनी की कैपिटल का पार्ट होता है। क्या? कैपिटल का। तो क्या सर हम इसको ये कह सकते हैं शेयर इज द पार्ट ऑफ अ कैपिटल ऑफ अ कंपनी? बिल्कुल सही। शेयर जो होता है वो कंपनी की कैपिटल का ही पार्ट होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि शेयर इज अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर किसी भी कंपनी की कैपिटल का ही एक पार्ट होता है। ठीक, तो इसकी मीनिंग है, इसका नेचर, शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह होती है। मूवेबल, इसका नेचर क्या होता है? मूवेबल। आज आपने लिया, आप उसको बेच सकते हैं, वो यहां से मूव हो जाएगी, कल कोई और ले लेगा, तो ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एंड टाइप्स, तो ये सारी चीजें तो आप पढ़े भी हैं। टाइप्स, शेयर के कितने टाइप होते हैं? दो ही टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ये सब चीजें हम धीमे धीमे आगे पढ़ाएंगे। तो बस यहां पे खाली टॉपिक को एनालिसिस कीजिए कि यहां पे कौन कौन से टॉपिक हैं जो CUET में आएंगे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा टॉपिक है आपका अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स कैपिटल, इशू एंड
अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। देखो दूसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर्स, जिसमें क्या क्या पढ़ना है, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक, अंडर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, कॉल्स इन एरियर, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इतनी सारी चीजें देखो तो टोटल का टोटल चैप्टर ही यहां पे आएगा। भाई कुछ छोटा, कुछ भी छूटा है? कुछ भी छूटा नहीं है। अगर उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3 फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। इसके बाद देखिए तो प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट। बच्चे मैक्सिमम यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि शेयर्स को बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाए। शेयर्स को बैलेंस शीट, जो शेयर कैपिटल वाला टॉपिक आता है ना, शेयर कैपिटल दिखाते हैं नोट्स ऑफ अकाउंट में एक एक चीज को बना के। कौन कौन सी कैपिटल आती है? ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल, माइनस कॉल्स ये प्लस शेयर फॉर फ्यूचर। इतनी सारी चीजें आती हैं सर, क्या बताएं, बनाते बनाते कभी कभी तो स्किप हो जाता है, क्या लिखे क्या ना लिखे। बच्चा इसमें तो मैक्सिमम कंफ्यूज होता है कि सर कहां से इसको बनाए। चलिए एंट्री बन जाती, सब कुछ बन जाता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा अमाउंट ले कौन सा ना ले। ये सभी चीज आपके लिए एकदम आसान होने वाली है, एकदम इजी होने वाली है। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितनी भी वीडियो आती हैं उनको डेली देखिए, अंत तक देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा जाएगा कि कोई चीज आपसे मिस ना होने पाए, ठीक है, और हमसे भी ना होने पाए। तो ये आपके सारे टॉपिक्स थे। देखो तो मैं सिर्फ टॉपिक को ही लेके चलूंगा, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर देखा जाए तो शेयर एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें कंपनी से लेके बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो है सिर्फ शेयर्स पे और इन टॉपिक्स पे। तो हम चाहेंगे कि इन्हीं टॉपिक्स के साथ, इन्हीं के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इन्हीं को लेके हम आगे चलेंगे, ठीक है बच्चों। चलो बढ़ते हैं। तो ये देखो एक अच्छा सा चेहरा तुम्हारे सामने आया होगा, ये बहुत सारी चीज यहां पे दिख रही होंगी, ये क्या है? तो इसको ध्यान से समझना। थोड़ा सा एक स्लाइड मैंने इसलिए यहां पे ऐड की कि आपको समझ में आए कि आखिर शेयर क्या है और कंपनी को शेयर की जरूरत क्यों होती है, कंपनी को शेयर की जरूरत पड़ती क्यों है, कि किसी भी कंपनी के मालिक को शेयर इशू करने की क्या जरूरत पड़ती है। तो एक छोटी सी चीज से मैं सिखाना चाहता हूं, ध्यान से सीखना, शायद अच्छा लगे तो और समझ में आएगा। मान लीजिए ये कंपनी का मालिक है, ये है कंपनी का मालिक, ओनर। इनके पास पैसे बहुत हैं, इनके पास पैसे बहुत हैं। इन्होंने सोचा क्यों ना इन पैसों को लगा के एक कंपनी खोली जाए, एक अच्छी सी कंपनी खोली जाए। अभी देखो ये मालिक है, इनके पास पैसा है, ये पैसा कहां लगाना चाहते हैं? कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कंपनी के लिए एक बड़ी सी जगह चाहिए होगी, बड़ी सी बिल्डिंग बनवाएंगे, इंफ्रा लाएंगे, मशीन लाएंगे। तो बताओ यही पैसे तो खर्च होंगे, यही पैसे तो इसमें लग जाएंगे। सपोज दैट ये टोटल अमाउंट, ये जो पूरा पैसा है, ये सिर्फ कंपनी को बनाने में खर्च हो गया। ये पूरा पैसा इस बिल्डिंग को बनाने में, इंफ्रा लेने में, लैंड लेने में, आपका मशीन लेने में पैसे खर्च हो गए। अब बच्चों ये बताओ जब ये पूरा पैसा यहां खर्च हो गया तो क्या अब इनके पास पैसे बचे? क्या नहीं बचे, क्योंकि इन्होंने ये पैसा कहां लगा दिया? कंपनी को बनाने में। अब जब पैसा आएगा नहीं तो बिजनेस चलेगा कैसे? भैया कंपनी बन गई, मशीन भी है, इंफ्रा है, सब है, पैसे सब लग गए, जो हमारे पास पैसे थे वो लग गए। अब अगर पैसा नहीं आएगा तो बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल कैसे चलेगी? बिजनेस ऑपरेट कैसे होगा? बिजनेस चलेगा कैसे? बिजनेस को चलाने के लिए भी तो कुछ वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो अब इस मालिक के पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये साहब चले जाए बैंक के पास और बैंक से ले लोन, पैसे लेने के दो ही रास्ते हैं। या तो ये साहब कहां जाएंगे? बैंक के पास, और बैंक से क्या लेंगे? लोन लेंगे। तो बैंक कभी भी लोन देगा तो किसी ने, वो बैंक तो इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा? बिना ब्याज के तो बैंक लोन देगा नहीं। अब मान लो ये अगर इनके पास जाते हैं लोन लेने, इन्होंने कहा कि हमको 10 करोड़ रुपए चाहिए, बैंक ने कहा ठीक है हम 5% पे लोन देंगे, 5% इंटरेस्ट पे। तो ये बताओ हर साल 50 लाख रुपए, 50 लाख इनको ब्याज के देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो हर साल 50 लाख रुपए ब्याज तो जाएगा ही जाएगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो।
चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ब्याज तो जाना ही जाना है, क्योंकि बैंक से अगर पैसा लेंगे तो बैंक तो भैया बैंक को ब्याज चाहिए, और बैंक जब इतना पैसा देगी तो बैंक उसके बदले में सिक्योरिटी के रूप में क्या लेती है? बैंक लेती है सिक्योरिटी के रूप में आपकी कंपनी के पेपर या आपकी जमीन के कागज। भाई 10 करोड़ का कोई लोन देगा तो कुछ ना कुछ तो बैंक के पास रखना पड़ेगा ना। क्या रखोगे? चाहे पेपर रखोगे, चाहे भाई कंपनी के पूरे पेपर हो गए। अब दिक्कत क्या आएगी यहां पे? देखो समस्या क्या है। ये मालिक है, ये कंपनी है, नई नई कंपनी है। अगर कंपनी ना चली, कंपनी डूब गई तो क्या होगा? ये बैंक अपना पैसा छोड़ देगा क्या? 10 करोड़ छोड़ देगा? नहीं। बैंक कहेगा ठीक है आपकी कंपनी डूब गई, आप पैसा नहीं दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बैंक आएगा इस कंपनी को बेच देगा, और बेच के वो पहले अपना पैसा निकालेगा। आपके हाथ से कंपनी भी चली गई, पैसा भी चला गया, कंपनी घाटे में भी चली गई, यहां कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब देखो यहां पे दूसरी चीज, तो ये तो एक ऑप्शन था। जब पैसा कहां से लेगी? जब ये पैसा लेगा कहां से? बैंक से। तो बैंक से लेने में क्या प्रॉफिट है, क्या नुकसान है, समझ में आया? बैंक से पैसे लेने में दो ही लॉस है। एक तो कंपनी के पेपर यहां सबमिट हो जाएंगे, उसके बाद अगर हम कहीं पैसा ना दे पाए या ब्याज ना दे पाए तो कहीं ना कहीं ये इस पे क्लेम दावा ठोक देगी, और दावा ठोकने के बाद कंपनी बिक जाएगी। अब आइए दूसरी तरफ, दूसरा ऑप्शन इसके पास है कि ये पैसा ले पब्लिक से। पब्लिक से कैसे लेगी? तो कंपनी अपनी कैपिटल को 10 करोड़ है, इस 10 करोड़ को मान लीजिए 100 रुपए वाले शेयर्स में इसने डिवाइड किया। छोटे छोटे पार्ट में कंपनी ने अपनी कैपिटल को डिवाइड किया। भाई कंपनी के पास ये 10 करोड़ की नेटवर्थ थी, यही रजिस्टर्ड हो जाती है कहां? स्टॉक एक्सचेंज में, और उसी को छोटे छोटे टुकड़ों में कंपनी बांट देती है। कहती है ये जो 10 करोड़ है हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों 100 रुपए वाले शेयर्स में बांट देते हैं, 100 रुपए वाले शेयर में, और हम पब्लिक को ये ऑफर देंगे कि आप आइए हमारी कंपनी के शेयर लीजिए और आप भी मालिक बनिए। क्या बनिए? मालिक। बेटा मालिक जो होता है ना, मालिक को लॉस हुआ तो मालिक की सहायता है, और प्रॉफिट हुआ तो मालिक को ही होता है। मालिक किसी पे ब्लेम ठोकने तो जाएगा नहीं। अगर मुझे नुकसान हो तो मैं ही सहूंगा कि मैं मालिक हूं, तो और प्रॉफिट हुआ तो मैं ही सही, वो मुझे को मिलेगा। अब यहां पे ध्यान से देखो, 10 करोड़ रुपए को जब हमने 100 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 10 लाख। 10 लाख मतलब कंपनी के पास कितने हैं? कंपनी के पास 10 लाख शेयर्स हैं। देखो कंपनी ने क्या किया, 10 करोड़ को 100 रुपए वाले शेयर्स में डिवाइड किया, 10 लाख शेयर्स हो गए। 10 लाख क्या हो गए? शेयर्स। और कंपनी ने इसको पब्लिक को ऑफर किया। अब ये बताओ भारत में 10 लाख लोग तो हैं ही, ज्यादा ही है, ज्यादा है, ज्यादा है। तो क्या भारत में 10 लाख लोग, मान लीजिए 10 लाख लोग ने 100 रुपए दिया, 10 लाख लोग ने 100 रुपए दिया और इस कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया। ये 10 लाख लोगों ने 100 रुपए दिया और 100 रुपए मिलके इस मालिक के पास पहुंच गया 10 करोड़। 100 रुपए सबने दिया, मालिक के पास पहुंच गया 10 करोड़। मालिक को पैसा भी मिल गया, और वो पैसा कहां से मिला? पब्लिक से। और मालिक ने इनको क्या दिया? सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे एक शेयर का सर्टिफिकेट दिया। क्या दिया? सिक्योरिटी के तौर पे एक शेयर का सर्टिफिकेट दिया, एक सर्टिफिकेट दिया कि ये कहा कि आप इतने शेयर के मालिक हैं, आप हमारी कंपनी में इतने शेयर के मालिक हैं, वो इस सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। अब क्या बताओ, अगर कंपनी डूब गई तो क्या आप सर्टिफिकेट लेके जाओगे कंपनी को बेचने? बेच पाओगे? नहीं। बैंक ने क्या किया? बैंक के पास इस कंपनी के पेपर थे। क्या थे? पेपर। क्योंकि जब आपने लोन लिया था तो सिक्योरिटी के तौर पे इस कंपनी के पूरे पेपर यहां पे रखे थे, तब बैंक ने आपको लोन दिया था। तब बैंक ने क्या दिया था? लोन दिया था। अगर आप लोन नहीं दे पाओगे तो बैंक जाएगी, इसको बेच देगी, इसके पास पेपर है, बेच बाज के अपना पैसा निकाल लेगी। लेकिन शेयर होल्डर को आपने क्या दिया? एक शेयर का सर्टिफिकेट दिया। क्या दिया? सर्टिफिकेट दिया। अगर कंपनी डूब गई, कंपनी को लॉस हुआ, तो क्या सर्टिफिकेट लेके जाओगे क्या बेचने कंपनी को? कभी नहीं बेच पाओगे। कभी देखे हो किसी भी शेयर होल्डर को कि मेरा पैसा डूब गया, मैं जाऊं कंपनी बेचने, हम जा रहे हैं कंपनी के सामने बैठने कि हमको हमारा पैसा चाहिए? नहीं। 10 लाख लोग हैं, 100 रुपए, मान लीजिए कंपनी घाटे में चलेगी, आपका 100 रुपए डूब गया, 100 रुपए डूब गया,
तो जो जनरल पब्लिक होती है उसे संतोष हो जाता है, जाने दो 100 लगाए थे डूब गया, फिर लगाएंगे कहीं और से कमा लेंगे, 100 रुपए संतोष है। इस तरीके से अगर 10 लाख लोगों ने संतोष अगर किया तो कंपनी बताओ भले डूब गई, क्या कंपनी बिकेगी? क्या नहीं। ठीक है, कंपनी का काम बंद हो जाएगा, लेकिन मालिक के पास ये कंपनी बची रहेगी, ये बिकेगी नहीं। इतनी बात समझ में आई? इसलिए नई कंपनियों के जो शेयर्स इश्यू होते हैं, कंपनी में जो शेयर्स होते हैं, ये शेयर इश्यू करने का बेनिफिट है। अब कोई कंपनी अगर वेल एस्टैब्लिश है, अच्छी चल रही है, तो क्यों ओनर्स बनाना चाहेगी, क्यों अपने प्रॉफिट को बांटना चाहेगी? क्यों? क्योंकि जब पब्लिक में जाता है तो जितने लोग शेयर्स खरीदते हैं वो सब इसके ओनर हो जाते हैं। भाई जितने भी लोग कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं वो क्या होते हैं? कंपनी के मालिक हो जाते हैं। तो कंपनी में जितना भी प्रॉफिट आता है, उन सभी प्रॉफिट में इनको भी हिस्सा जाता है। कंपनी जो भी प्रॉफिट पाएगी उसमें इनका भी हिस्सा जाएगा, और उस प्रॉफिट को डिविडेंड के नाम से जाना जाता है। ये तो पता ही होगा डिविडेंड। भाई कंपनी ने काम किया, इन्हीं के पैसों से तो किया, यही तो मालिक है। जो पैसा लगाया है उससे जो भी फायदा होगा उसमें इनका भी हिस्सा होगा। तो अगर प्रॉफिट होगा तभी इनको मिलेगा डिविडेंड। अगर लॉस होता है ना, लॉस, तो इनको नहीं मिलता। लॉस की कंडीशन में इनको कोई ना फायदा मिलेगा ना लॉस। भाई कुछ इनको मिलेगा नहीं, कुछ इनको मिलेगा नहीं, जबकि घाटा इनको सहना पड़ेगा। लॉस होगा तो लॉस इनको सहना पड़ेगा, इनके शेयर्स की वैल्यू डाउन होगी। लेकिन प्रॉफिट होगा तभी इनको मिलेगा। लेकिन यहां पे केस उल्टा था, प्रॉफिट हो या लॉस, फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना ही था। 50 लाख रुपए हर साल देना ही है, चाहे आपको फायदा हो चाहे नुकसान, देना ही। नुकसान है तब भी देना है, कम से कम यहां तो बचे। अगर लॉस हुआ तो इनको तो नहीं देना, हमको कि देना है, इनको नहीं देना। इतनी बात समझ में आई? तो ये तो था शेयर की नीड क्यों होती है। अब कुछ चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे पहला आप देखिए यहां क्या लिखा है, 220। ये 220 जानते हो क्या है? 2020 नहीं है, ठीक है। यहां 2 है, 220। कंपनी एक्ट क्या है? 2013। कंपनी एक्ट इस समय क्या चल रहा है? 2013 ही होगा। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, कंपनी एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, मैं जानते हो क्या लिखा है? इस कंपनी के बारे में लिखा है। कंपनी क्या होती है? कंपनी क्या होती है? एक चीज बता दो, कंपनी की डेफिनेशन, पहली चीज तो कहीं कंपनी एक्ट में है ही नहीं। पूरे कंपनी एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन दी ही नहीं हुई है। तो सही ये क्या लिखा है बेटा? सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में जानते हो क्या लिखा है? कंपनी क्या होती है? इसमें सिर्फ ये लिखा है, कंपनी वो होती है जो या तो इस एक्ट के थ्रू बनी हो, जो या तो इस एक्ट के अंडर बनी हो, या फिर इससे पहले अगर कंपनी का कोई लॉ हो, कंपनी का कोई एक्ट हो, तो उसके अंतर्गत इनकॉर्पोरेटेड हुई हो। तो इसके पहले जो कंपनी एक्ट था वो क्या था? 1956। तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में जो कंपनी के बारे में बताया गया है, वो सिर्फ इतनी सी बात कही गई है, क्या कि या तो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत बनी हो, इनकॉर्पोरेटेड हुई हो, या फिर इससे पहले चल रहे किसी एक्ट के अंतर्गत इनकॉर्पोरेटेड हुई हो। सिर्फ ये लाइन लिखी, ये नहीं बताया कंपनी होती क्या है ना, सिर्फ ये बताया कंपनी क्या है। तो भैया जो इसके अंतर्गत बनी हो या फिर इसके पहले किसी लॉ के अंतर्गत बनी हो, कंपनी एक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। तो एक प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर हैनी ने कंपनी को डिफाइन किया था। और क्या डिफाइन किया था? इन्होंने कहा ये जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपनी अलग पहचान होती है, विथ परपेचुअल सक्सीजन, हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सीजन। परपेचुअल सक्सीजन का मतलब इसकी एक अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है और कंपनी किसी के आने जाने से कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हमेशा चलती रहती है। जब कंपनी एक बार एस्टैब्लिश हो जाती है तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और किसी भी शेयर होल्डर के आने जाने से कंपनी कभी बंद नहीं होती है। तो ये इसको कहते हैं परपेचुअल सक्सीजन।
इसके साथ ही साथ कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है, एक सील होती है कंपनी की, जिससे कंपनी पहचानी जाती है। तो ये जो डेफिनेशन दी गई थी कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सीजन एंड इट्स हैज आल्सो अ कॉमन सील। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है वो किसने दी थी? वो प्रोफेसर हैनी ने दी थी, ना कि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। कंपनीज एक्ट में तो सिर्फ इतनी सी बात दी गई है, क्या कि भैया या तो कंपनी इस एक्ट के अंतर्गत बनी हो या तो इसके पहले किसी एक्ट के अंतर्गत बनी हो, इनकॉर्पोरेटेड हुई हो, बस इतनी सी बात है। तो ये चीजें तो हो गई। अब ये बताओ, ये जो इस कंपनी के शेयर्स है इसको कौन लेता है? इतनी बात आ गई समझ में। अब यहां पे और सीखो कुछ। कंपनी में शेयर्स, जो शेयर कैपिटल लगाते हैं, कंपनी के शेयर्स को कौन लेता है? शेयर होल्डर। कंपनी के शेयर्स को कौन लिया? शेयर होल्डर। अब जब ये शेयर होल्डर ने शेयर्स खरीदे, मान लीजिए एक इसमें से ये महाशय जो है इन्होंने 200 का शेयर लिया, 100 का शेयर था कंपनी का, 200 के 2 शेयर लिए, 200 के 2 शेयर लिए। तो इनकी जो लायबिलिटी है वो कहां तक लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? तो याद रखिए, ये तो कहलाएंगे शेयर होल्डर। जो कंपनी में पैसे, जो कंपनी के शेयर लेते हैं उन्हें हम कहते हैं शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। क्या होती है? लिमिटेड होती है। कहां तक? उनके द्वारा लगाए गए पैसों तक। मतलब अगर ये साहब ने 200 रुपए कंपनी में लगाया है तो कंपनी को अगर नुकसान भी होता है, लंबा नुकसान होता है, चाहे जितना लॉस हो जाए, इनका कितना पैसा डूबेगा? इनका डूबेगा तो सिर्फ 200 रुपए ही डूबेगा। इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से कोई भी पैसा लिया नहीं जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। जबकि पार्टनरशिप आपने पढ़ा तो वहां ऐसा नहीं था। पार्टनरशिप में क्या था? पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, लेकिन शेयर्स, जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कहां तक? उनके द्वारा लिए गए शेयर्स तक, उनके द्वारा इन्वेस्ट किए गए अमाउंट तक। तो अगर ये महेश ने 200 रुपए लगाया है, 2 शेयर लिया है, तो नुकसान होगा तो इसको सिर्फ 200 का होगा, इससे ज्यादा इसका पैसा डूबेगा नहीं, ना ही तो इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से कुछ लिया जाएगा। इसलिए इनकी लायबिलिटी क्या होती है? हमेशा याद रखिएगा, शेयर होल्डर की लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है। कोई दिक्कत? अब दूसरा मुद्दा क्या है, क्या ये जो शेयर्स हैं ये ट्रांसफरेबल होते हैं या नहीं होते हैं? ये जो शेयर है क्या ये ट्रांसफरेबल होते हैं? तो मुद्दे की बात है, ये कहा जाता है शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं। शेयर जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन यहां पे 2 चीजें आती हैं। आपके पास 2 कंपनियां आती हैं, एक आती है प्राइवेट कंपनी, एक आती है पब्लिक कंपनी। तो बेटा देखो, जो पब्लिक कंपनी होते हैं, पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, वो एकदम मुक्त होते हैं। आप कभी भी चाहो, किसी को भी चाहो, ये ट्रांसफर आसानी से हो जाते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स होते हैं ये ट्रांसफरेबल नहीं होते, ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही ट्रांसफरेबल होते हैं, अदरवाइज ये ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। तो बस इतनी सी बात याद रखिएगा। अगर पेपर में ऑब्जेक्टिव में ये आता है कि क्या प्राइवेट शेयर्स और प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं, तो आप लगा दीजिएगा नो। अगर वहां कहीं ऑप्शन में इन स्पेसिफिक कंडीशन, तब हो सकता है, नहीं तो प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होते, लेकिन पब्लिक कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। जैसा ये तो मान लीजिए छोटी चीज थी, कंपनी क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सीजन है, कॉमन सील है, ये इसके फीचर्स भी हैं। इसके बाद शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, शेयर्स ये ट्रांसफरेबल होते हैं। किस कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं? तो पब्लिक कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं, प्राइवेट कंपनी के ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। अब इनमें मिनिमम मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं ये सब आपको पता होगा, खूब पढ़े होगे। तो ये नहीं पढ़े हो तो बिजनेस का पार्ट है, इसको आपने खूब पढ़ा होगा। यहां पे मैंने एक ही चीज कही ना, क्योंकि मैं कंपनी बहुत बड़ी है, टॉपिक बड़े अच्छे अच्छे से हैं, अगर मैं समझाने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि आपने साल भर पढ़ा है, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं, बस थोड़ा सा ओवरव्यू देके और अच्छे अच्छे टॉपिक्स को देखते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें थी। शेयर्स क्या होता है? शेयर अगर किसी ने देखा ना हो तो ये शेयर सामने है। शेयर बस यही एक सर्टिफिकेट होता है जिसपे कंपनी की कॉमन सील लगी होती है। ये क्या है? ये कंपनी की मोहर है, सील है, यहाँ पे साइन हो जाते हैं। इस पे लिखा होता है कि दिस इज सर्टिफाइड दैट, आपका नाम लिखा होगा, ये इस पे लिखा होगा कि इनको कंपनी, इनके पास कंपनी के इतने शेयर्स हैं, इन्होंने कंपनी में इतना पैसा इन्वेस्ट किया है और इतने शेयर्स के मालिक हैं।
और इनको इतना डिविडेंड वगैरह जो भी है वो सब इसमें मेंशन होता है शेयर्स पे। ठीक, तो शेयर कुछ होता नहीं है, खाली शेयर एक सर्टिफिकेट होता है। इतनी बात उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना किसी भी कीमत पे। ठीक, आगे बढ़े, चलो आगे चलो। हाँ बच्चों, आगे देखते हैं क्या है। हाँ, वही शेयर्स की बात की गई, तो ध्यान से देखो शेयर्स की डेफिनेशन कहां लिखी हुई है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 में क्या कहा गया है। शेयर मींस, शेयर का मतलब क्या होता है, अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब जो कंपनी की शेयर कैपिटल होती है, मान लीजिए शेयर कैपिटल क्या थी, 10 करोड़, 10 लाख थी, 10 लाख थी, 10 करोड़ तो टोटल कैपिटल थी ना, उसको हमने जब बांटा था 100 रुपीज वाले शेयर्स में तो 10 लाख आया था। कंपनी की शेयर क्या है, 10 लाख, 10 लाख है, एक शेयर की कीमत है 100, एक शेयर की कीमत, तो ये है शेयर कैपिटल 10 लाख, इसका एक पार्ट, ये जो 100 रुपए का एक शेयर है, एक शेयर, उसी को हम क्या कहते हैं, शेयर। कितनी सिंपल सी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखी गई है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 में कि शेयर क्या है, कंपनी की शेयर कैपिटल का एक पार्ट है, एक शेयर है। कंपनी की शेयर कैपिटल का एक शेयर ही क्या कहलाता है, शेयर। शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट्स इंक्लूड स्टॉक ऑल्सो। यहां पर जो स्टॉक की बात की गई है, ये स्टॉक क्या कहा गया है, होता है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि 100 है, मान लीजिए 10 करोड़ है, कंपनी ने कहा है, कंपनी ने इस 10 करोड़ को 10 भागों में बांट दिया, एक एक करोड़ रुपए में, फॉर एग्जाम्पल एक एक करोड़ रुपए में 10 भागों में बांट दिया और कहा 1 करोड़ रुपए को 100 वाले शेयर्स में बांट दो, बाकी के 1 करोड़ को 10 वाले में बांट दो, फिर 1 करोड़ को तुम 50 वाले में बांट दो, फिर 1 करोड़ को तुम 20 वाले शेयर्स में बांट दो। इस तरीके से कंपनी के पास डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स के बंडल है, 100 वाला भी है, 50 वाला भी है, 1000 वाला भी है, 500 वाला भी है, 200 वाला भी है, तो आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से ले लेगा। तो कंपनी ने क्या किया, अपनी जो 10 करोड़ की कैपिटल थी उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स में बांट दिया। तो ये जो टोटल शेयर्स ऑफ बंडल, ये जो बंडल ऑफ शेयर्स होते हैं, टोटल ये जो बंडल ऑफ शेयर्स है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं स्टॉक। जो शेयर्स का स्टॉक है, कंपनी पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स है, तो ये स्टॉक कहलाता है। तो कलेक्टिवली इनको क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, और इंडिविजुअली तो ये एक एक तो शेयर है ही। तो शेयर स्टॉक में डिफरेंस समझ में आ गया। तो ये था शेयर होता क्या है। ठीक, अब यहां पे देखो दूसरी तरफ, एक तरफ ये भी लिखा है कि ये शेयर क्या है, एक सर्टिफिकेट है। शेयर होता क्या है, एक सर्टिफिकेट। ये कहां लिखा है, शेयर इज एन एविडेंस बाय अ शेयर सर्टिफिकेट। ये सेक्शन 46(1) में लिखा हुआ है कि शेयर, अगर कोई पूछे शेयर क्या होता है जनरली, एकदम सिंपल से बताना भैया, शेयर कुछ होता नहीं है, एक सर्टिफिकेट होता है जिसपे लिखा होता है कि हमने कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, हम कितने शेयर के मालिक हैं। सिर्फ एक सर्टिफिकेट होता है। ये कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 46 सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब बात की जाती है शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। तो ध्यान से देखो शेयर्स के टाइप। शेयर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। एक होता है इक्विटी शेयर्स, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 43 सब सेक्शन ए। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 43 सब सेक्शन ए में बताया गया है कि इक्विटी शेयर क्या होते हैं, और 43 बी में क्या बताया गया, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। अब देखो 43 ए में लिखा क्या है, बड़ी अच्छी सी बात लिखी है कि इक्विटी शेयर क्या होते हैं। जानते हो क्या लिखा है, इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो प्रेफरेंस नहीं होते। बस इतनी सी बात लिखी है। क्या, इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते। ये लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 43 ए में, सेक्शन 43 सब सेक्शन ए में, कि इक्विटी शेयर वो होते हैं जो प्रेफरेंस नहीं होते। और 43 बी में क्या लिखा हुआ है कि ये नहीं लिखा हुआ कि प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो इक्विटी नहीं होते, ये नहीं लिखा है। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको 2 चीज का प्रेफरेंस होता है। 2 चीज का क्या होता है, 2 चीज का प्रेफरेंस होता है। पहला, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड पाने का।
इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड पाने का प्रेफरेंस, मतलब डिविडेंड जब दिया जाता है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो पहला प्रेफरेंस समझ में आया, इक्विटी शेयर होल्डर को देने से, डिविडेंड देने से पहले इनको डिविडेंड मिलेगा। दूसरा जो इनको प्रेफरेंस है वो है लिक्विडेशन के टाइम या वाइंडिंग अप के टाइम। वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन बोल दो, जब कंपनी बंद होती है, जब कंपनी एकदम बंद हो गई, कंपनी में ताला लग गया, तो शेयर होल्डर को पैसे दिए जाते हैं, उनके द्वारा लगाए गए पैसे अगर कंपनी के पास है तो दिए जाते हैं। तो वाइंडिंग अप के समय इक्विटी शेयर होल्डर से पहले अपना इन्वेस्टमेंट पाने का अधिकार, अब इक्विटी शेयर होल्डर से पहले अपना इन्वेस्टमेंट पाने का अधिकार, मतलब पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दिया जाएगा, बाद में जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। तो इनको बस इन दो चीजों का प्रेफरेंस होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इससे खासियत क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर जब भी कहीं लिखे होंगे तो इसके पहले परसेंटेज लगा होगा, मान लीजिए लिखा है 12%। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। क्या फिक्स रेट से डिविडेंड, यह फिक्स रेट होता है। फिक्स रेट से क्या मिलता है, डिविडेंड। ये एकदम फाइनली है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स रेट होता है इनका डिविडेंड का, और इनको प्रेफरेंस दो चीज का होता है, डिविडेंड पाने का, पहला इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड पाते हैं, और दूसरा वाइंडिंग अप के टाइम जब कंपनी बंद होती है तो उस समय ये इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको पैसे मिलते हैं, इनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। बाकी इनको देने के बाद जो पैसा बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। अगर पैसा ज्यादा है तो इनको ज्यादा मिलता है, नहीं है तो नहीं भी मिलता है। इसीलिए इनको कंपनी में मोर लूजर या मोर गेनर के नाम से भी जानते हैं। मोर लूजर या फिर मोर गेनर के नाम से भी जाना जाता है। कंपनीज में इक्विटी शेयर होल्डर को हम मोर लूजर या मोर गेनर के नाम से भी जानते हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई? आ गई। तब इसमें एक चीज और, क्या इसमें जो एक चीज है वो सिर्फ इतना सा है, बताते हैं। चले, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इसके भी टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? जनरली आपने पढ़ा होगा 8 तरीके के होते हैं। जैसे पहला तो डिविडेंड के बेस पे, ये इसके टाइप्स हैं। पहला प्रेफरेंस शेयर्स का जो टाइप है वो डिविडेंड के बेस पे होता है। डिविडेंड के बेस पे ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कुमुलेटिव, एक होता है नॉन कुमुलेटिव। नॉन कुमुलेटिव, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जिसपे पिछला बकाया डिविडेंड भी मिल जाता है। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ये होते हैं, मान लीजिए आपको पता है कंपनी डिविडेंड कब देती है, जब कंपनी को फायदा होगा। मान लीजिए 3 साल ले लीजिए, 2010, 2011, 2012। कंपनी को ये 2 साल लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस हुआ। 10-11 में लॉस हुआ, लेकिन 12 में क्या हो गया? प्रॉफिट। अब कंपनी को प्रॉफिट में से डिविडेंड देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर अगर आपने लिया है तो जब भी प्रॉफिट होगा तो पिछला जितना भी बकाया डिविडेंड होगा वो सब मिल जाएगा। जब भी प्रॉफिट होगा, फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट होगा तो पिछला जितना भी बकाया डिविडेंड है वो सब जोड़ के इकट्ठा मिल जाता है। इसको कहते हैं कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर आपने नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स लिया है तो जब प्रॉफिट होगा सिर्फ उसी साल का डिविडेंड मिलेगा, उसके पिछले साल का कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर पिछला कुछ बकाया है तो आप उसे भूल जाइए, कहां? नॉन कुमुलेटिव में। लेकिन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो अगर जब जब भी लॉस हुआ तो उस लॉस वाले ईयर का जो भी डिविडेंड होगा वो सब जोड़ के जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल आपको दे दिया जाएगा। इतनी बात आई समझ में? डिविडेंड के बेस पे हो गया। पार्टिसिपेशन के बेस पे, पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, थोड़ा लिखते हैं अच्छा है तो आप समझ जाइएगा क्योंकि हम बोल रहे हैं तो इससे समझ में आता होगा। पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट का मतलब अगर आपने ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं, इनमें 2 तरीके के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। एक होता है पार्टिसिपेटिंग, एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग। अगर आपने कोई ऐसा डिविडेंड लिया हुआ है, सॉरी ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स लिए हुए हैं जो पार्टिसिपेटिंग है या नॉन पार्टिसिपेटिंग है, तो इनका मतलब जब कंपनी वाइंड अप होती है या जब कंपनी का प्रॉफिट होता है, कंपनी सबको दे देती है। देखो दोनों की ही कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन बताया हूं।
जब कंपनी बंद नहीं होती या जब कंपनी बंद होती है? तो पहले जब कंपनी बंद नहीं होती, जब बंद नहीं होती तो कंपनी को प्रॉफिट होता है। कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से इनको डिविडेंड दिया, इनके बाद जो बचा इनको दिया। इनको देने के बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बचा है, इनको देने के बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बचा है तो उस प्रॉफिट में इनको भी एक हिस्सा मिलता है, किसको? पार्टिसिपेटिंग वाले को। समझ में आई बात? अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है तो पार्टिसिपेटिंग कहां होगी? प्रॉफिट में। इनको डिविडेंड देने के बाद, इनको डिविडेंड देने के बाद अगर कुछ पैसा प्रॉफिट का बचा हुआ है तो उसमें भी ये प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेट कर जाते हैं। लेकिन जो नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं उनको नहीं मिलता, उनको नहीं मिलता। ये तो है जब कंपनी बंद नहीं होती तब। अब जब कंपनी बंद हो जाती, वाइंड अप के टाइम, इनको डिविडेंड दे दिया, इनको डिविडेंड दे दिया, इनको इनका पैसा दे दिया शेयर्स का, इनको इनका पैसा दे दिया शेयर्स का। अगर उसके बाद भी कुछ पैसा बच गया तो ये अपने, तब वो इसमें भी इनको मिलता है। वाइंड अप के टाइम भी सब पैसा देने के बाद अगर कुछ पैसा बच गया तो पार्टिसिपेटिंग को उस पैसे में भी हिस्सा मिलता है। एक जो भी उनका अपना प्रपोर्शन है उसी प्रपोर्शन में इनको पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए दो, एक हो गया डिविडेंड के बेस पे, एक हो गया आपका पार्टिसिपेशन के बेस पे। अब तीसरा आता है ये आपका रिडम्पशन के बेस पे। तो जो आपका रिडम्पशन होता है उस बेस पे भी दो होते हैं, एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एक होता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये रिडीमेबल और इररिडीमेबल क्या होते हैं? ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो एक समय के बाद ये रिडीम हो जाते हैं। आप रिडम्पशन तो जानते ही होंगे। रिडम्पशन मतलब जब इशू, मतलब जब कंपनी ने अपने शेयर इशू किए, और रिडम्पशन मतलब जब पब्लिक ने बेच दिए। पब्लिक ने जब कंपनी को बेच दिया तो उसे क्या कहते हैं? ये रिडम्पशन कहते हैं। तो अगर आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिया है तो ये शेयर्स एक समय के अंदर रिडीम हो जाएंगे और इनकी समय सीमा होती है 20 साल, जनरली 20 साल। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं तो उनके प्रेफरेंस शेयर्स 20 के एबव हो सकते हैं, लेकिन जो जनरल कंपनियां हैं उनके जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो 20 साल से कम के लिए ही होते हैं कि 20 साल के अंदर ये अपने आप रिडीम हो जाएंगे अगर आपने रिडीम नहीं किया तो। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ये रिडीम नहीं होते। ठीक, और इसके बाद जो एक बचता है वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन के बेस पे भी दो तरीके के शेयर होते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इनको भी ध्यान से देखिए। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो कुछ समय के बाद अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है, ये ऑप्शन होता है किसके पास? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के पास। और नॉन कन्वर्टेबल के पास ये ऑप्शन नहीं होता, उनके शेयर्स इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होते। तो ये जो 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स थे मैंने यहां पे उसे भी आपको बता दिया। ओके, अब इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो यहां तक आप देखिए, 1-2 क्लास थोड़ा सा मैं यहां पे ओवरव्यू लेके आऊंगा कि आपको शेयर्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स पता चल जाए, जो थोड़ी बहुत चीजें आपको मालूम हो जाए। इसके बाद तो हम सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, एमसीक्यूज, असर्शन बेस्ड रिवीजन, ये सब लेके आऊंगा। तो बस आज के लिए यहीं पे समाप्त किया जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।